Yes, we are live now. Hello friends, this is Shifali and once again welcome back to Canada. डिस्कशन कर रहे हैं कॉमर्स पेपर टू फ्री बैच यूजीसी नेट 2022 अंग्रेजी हिंदी दोनों ही भाषाओं में आज का सेशन होने वाला है। तो भाषा संबंधी आप सभी को कोई भी दिक्कत कोई भी दुविधा होगी नहीं। इसके पहले ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है कॉमर्स के ऊपर में वाणिज्य यानी कि कोड नंबर 08 पेपर 2 का यूजीसी नेट का। सो आई होप कि आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा और प्रीवियस सेशन अगर इनकेस आपने मिस किया तो जरूर से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बिल्कुल अमेजिंग सा होने वाला है, बहुत ही क्रक्स वे में सेशन करेंगे, पॉइंट्स पॉइंट्स को समझेंगे। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस चलती है बिल्कुल फ्री। पेपर वन के कुछ यहाँ पे यूनिट्स मैं आपको कवर करा रही हूँ और इसी के साथ में यहाँ पे भी हमारे पेपर वन के काफी सारे यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। डेली बेसिस पे आप सभी लोगों के लिए क्विज भी ऑर्गेनाइज करती हूँ, इन क्विजेस में पार्टिसिपेट किया करिए, लीडर बोर्ड पे अपने रैंक को भी चेक कर सकते हैं। औरों की तुलनात्मक आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, प्लस आप खुद का भी सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। करना क्या है, डाउनलोड करना लर्नर एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। अनलॉक कोड शिफाली यूडीसी 10 लगाएंगे तो सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। इसी के साथ में कुछ सीएसआईआर के बैचेस चल रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। और साथ में अनलॉक 20 यूज करके यहाँ पे शिफाली यूडीसी 10 ये कोड लगा करके आप यहाँ पे काफी सारे डिस्काउंट्स को भी अवेल कर सकते हैं। पीडीएफ आपको इस क्लास के और बाकी सारी क्लासेस की पीडीएफ यानी कि पेपर वन की सारी क्लासेस की पीडीएफ प्लस पेपर टू कॉमर्स की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के इस लिंक पे मिल जाएगा। ग्यारडा सर्च कर लीजिएगा। इन केस अगर आपको लिंक से ओपन ना हो तो आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग 8000 के आसपास स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, छोटी सी फैमिली है, हैप्पी लर्निंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे पीडीएफ यहाँ से ले लेंगे। बाकी हमारा टाइम टेबल का स्लॉट पेपर वन का ये आपकी स्क्रीन पर है। टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे चल रहा है, सॉरी टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है। आईसीटी आज से शुरू करने वाले हैं। 9 पीएम पे हमारी क्लास डेली बेसिस पे चलती है पेपर वन की, और पेपर टू की क्लासेस आज हमारी हो रही हैं। और अगर बात करें यहाँ पे पेपर टू का क्या कुछ टाइम टेबल है तो ये देख लीजिए यूट्यूब चैनल पे, यानी कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस फाइनेंस, बीएस एंड आरएम एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये 5 यूनिट को मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, यानी कि यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। देन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फर्दर 5 यूनिट्स को मैं कवर करने वाली हूँ। तो इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत कोई भी दुविधा हो नहीं। सोशल मीडिया हैंडल जहाँ भी एक फॉलो कर सकते हैं, बट टेलीग्राम का ये लिंक इंपॉर्टेंट है, यही पे आपको पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट्स एंड डिटेल्स क्लास की बराबर टाइमली मैं शेयर करती रहती हूँ। स्ट्रैटेजी मैं आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीजों को वापस अगेन डिस्कस नहीं करूंगी। और ये वाला वीडियो अगर आपने इसके पहले वाला सेशन मिस किया है तो जरूर से देख लीजिएगा। स्ट्रैटेजी क्या कुछ होनी चाहिए पेपर टू के लिए। ये कुछ आपके 10 यूनिट्स हैं और पहली यूनिट नंबर 1 जो मैं यहाँ पे शुरू कर चुकी हूँ, और यूनिट नंबर 6 ये अनअकैडमी पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो सिमिलरली मैं दो दो यूनिट्स को लेकर के चल रही हूँ और ये है पूरा सिलेबस। आई होप ने आप इस सिलेबस को देख ही लिया होगा। और लास्ट सेशन में हमने क्या कुछ कंप्लीट किया हुआ था, तो लास्ट सेशन में हमने प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा था। एक्चुअली बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 में दो अलग अलग सब्जेक्ट है। एक तो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें आपके टोटल 6 पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, पॉइंट नंबर 2 को आज पढ़ने वाले हैं और पॉइंट नंबर 3 को आज पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 3 बोलता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक्चुअली स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका तीसरा पॉइंट है। तो टोटल 7 पॉइंट्स है, तो पॉइंट 2, 3 एंड 4 को करने वाले हैं। ठीक, तो सभी को गुड इवनिंग है, सभी को वेलकम, नमस्ते, राम राम, राधे राधे, अभिवादन के जो भी शब्द आप सभी को प्रिय लगे उन्हीं शब्दों में आप सभी का स्वागत है, बरिंदर ने आभार है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये बिल्कुल अमेजिंग सा सेशन। प्रीवियस सेशंस में हमने डेफिनेशन ऑफ बिजनेस समझा, क्या कुछ इनकी एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट से कैसे आपस में दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, कुछ इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स को समझा एंड एलिमेंट्स को समझा, एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक बिजनेस मैनेजमेंट में क्या कुछ इंक्लूडेड है, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और कुछ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के थॉट्स या कहें थियोरीज भी हमने पढ़ा। मॉडर्न मैनेजमेंट की क्या कुछ विशेषताएं हैं साइंटिफिक अप्रोच के अंतर्गत में, इसको पढ़ा, और कुछ फंक्शंस एंड एलिमेंट्स जो कि आपके मैनेजमेंट के अंदर में है, जिसका एक्रोनिम मैंने आपको बताया था पॉड स्कोर। अगर आपने प्रीवियस सेशन मिस किया है तो माय डियर फ्रेंड्स जरूर से आप देखेंगे। पॉडस्कॉप का फुल फॉर्म भी यहाँ पर है, और प्रिंसिपल्स ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। 14 प्रिंसिपल जो कि हेनरी फ्योल के हैं, जिसमें कि हमने स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। गैंग प्लैंक को समझ लिया है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज पढ़ेंगे क्लास 2। क्लास 2 का पहला जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि संस्था का, यानी आपकी कंपनी का ढांचा कैसे हो सकता है या क्या होना चाहिए, ये क्या होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में एक सिस्टम फॉलो होता है,
और वो सिस्टम में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ डायरेक्शन होता है। मतलब आपकी संस्था के अंतर्गत में अगर बॉस को या डायरेक्टर को या ओनर को किस तरीके से अपनी कंपनी को ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना है या कंप्लीट करवाना है, इसके लिए डायरेक्शन देना किनको, जो उनके नीचे वर्क कर रहे हैं या जो उनके साथ में काम कर रहे हैं। अब साथ में अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स हो सकते हैं या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जो कि आपकी कंपनी में इक्विवेलेंट बिल्कुल पोजीशन को एक्वायर करते हैं या होल्ड करते हैं। अगर आपके नीचे हैं तो वो इंप्लॉइज होंगे, और इंप्लॉइज होंगे अगर आपकी कंपनी बड़ी है, ज्यादा बड़ी है, तो उनके कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे। तो आपके डिपार्टमेंट्स होंगे और हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट हेड होगा जो उसको लीड करेगा, और उनके अंदर फर्दर बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, डिपेंडिंग कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर से हमने क्या समझा, एक प्रकार का ऐसा सिस्टम जो कि आउटलाइन करता है, जो कि प्रदर्शित करता है, ये दिखाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी कंपनी के अंदर में परफॉर्म होने वाली हैं और उसका डायरेक्शन कौन किसको देगा, क्यों, ताकि आपकी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, कंपनी कह लो, या एंटरप्राइज कह लो या एंटरप्रेन्योर कह लो, सारी एक दूसरे के सिनोनिम्स है, राइट। तो यहाँ पे चूंकि आपके सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया है तो इसी वर्ड को लेके हम लोग चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक संस्था हो गया। तो आपकी कंपनी में, आपकी संस्था में जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए कुछ तो डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। अब सिर्फ डायरेक्शन देने से तो काम बनेगा नहीं, आपको उनके रोल्स भी तय करने पड़ेंगे कि मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल होगा, प्रोडक्शन मैनेजर का क्या रोल होगा, फाइनेंस पर्सन का क्या रोल होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करना पड़ेगा। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने रोल्स के लिए, अपने अपने रूल्स के लिए और अपने अपने टर्म्स के लिए, अपने अपने टारगेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर ही उसको ट्रेस करना आसान हो पाएगा, फिर ही कलेक्टिवली हम सभी लोग मिलकर के टीम स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए 14 प्रिंसिपल जो कि हेनरी फ्योल ने दिया उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा ये डिटरमाइन करता है, मतलब निर्धारित करता है कि कंपनी के अंतर्गत में क्या इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, यानी कि टॉप से आपका हॉरिजॉन्टल, टॉप से आपका बॉटम की तरफ आना चाहिए, टॉप से बॉटम की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे किस प्रकार से इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा यानी कि बॉटम से टॉप में किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। सिमिलरली अच्छा टॉप से बॉटम आ रहा है तो इट मींस की वर्टिकल, वर्टिकल क्या इंफॉर्मेशन का फ्लो होने वाला है, प्लस हॉरिजॉन्टल तरीके से यानी कि पैरेलल वे में, हॉरिजॉन्टल तरीके से पैरेलल वे में किस प्रकार से आपकी कंपनी में इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। ठीक, इसको आगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे, पहले एक मोटा मोटी ये समझिए कि आपकी कंपनी के अंतर्गत में जो भी रूल्स है या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी एक्टिविटीज को डेलीगेट करना, आउटलाइन करना एक सिस्टम के अंतर्गत में, और ये तय करना कि कंपनी में जो डायरेक्शन का फ्लो होगा यानी कि जो ऑर्डर्स का फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा। अब ये कई तरीके से हो सकता है, डिपेंड्स कि आपकी कंपनी कितनी छोटी है या कंपनी कितनी बड़ी है या आपका गोल क्या है। तो कुछ 7 तरीके के मेजर टाइप्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। क्या हो सकते हैं, एक तो होगा लाइन, दूसरा होगा लाइन एंड स्टाफ, तीसरा होगा फंक्शनल, चौथा होगा डिविजनल, पांचवा प्रोजेक्ट, छठा मैट्रिक्स और सातवां टीम बेस्ड। तो ये 7 तरीके के मेजर संस्था के हमारे ढांचे हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं बट मेजरली ये 7 है जो कि आपके सिलेबस में है और सामान्य रूप से यही होते भी हैं। लाइन के एक दो नाम और है, यानी कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसके एक दो नाम और है, जैसे कि इसके अंदर में दो चीज और इंक्लूड होती है, एक तो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और दूसरा डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको एक एक करके समझेंगे। तो पहला क्या कहता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि नाम से ही आपको एक पिक्चर आ रही होगी कि लाइन बोला गया है, मतलब कुछ एक स्ट्रेट लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल हो सकती है, लेकिन यहां पर हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्टिकल लाइन को लेके चलेंगे। अब वर्टिकल है तो इट मींस की सीधी रेखा आ रही है, तो ये आपका टॉप से बॉटम भी होगा प्लस बॉटम से टॉप भी होगा। इट मींस कि आपकी कंपनी में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। ये पुराना है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको स्केलर भी बोलते हैं। स्केल को मतलब, स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल माने जैसे कि आप लाइन खींचते हो, यही तो है। आपके पास भी स्केल रहा होगा, आपने बचपन में मतलब स्कूल टाइम में यूज किया होगा, एकेडमिक टाइम में यूज किया होगा। तो स्केल का मतलब क्या होता है, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप स्केल का यूज करते हो, इसीलिए इसको स्केलर भी बोलते हैं। इसको मिलिट्री भी बोलते हैं, क्यों, मिलिट्री में क्या होता है, एक ऊपर बॉस होगा, वो बॉस सबको नीचे इंस्ट्रक्शन देता है, किसको, जो भी उसके अंदर में काम करते हैं या जिसके जो भी उसके अंदर में मिलिट्री पर्संस हैं, इसीलिए इसको वर्टिकल भी बोला जाता है। वर्टिकल माने लंबवत, बिल्कुल लंबाई में। ठीक,
ये बिल्कुल ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का। देखिए यहां से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं काफी इजी क्वेश्चंस बनते हैं, और एनडीए आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप समझिए, काफी आसान है। अगर आप मोटा मोटी इनके पॉइंट्स को एक माइंड में रखेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जामिनेशन में ऊपर ऊपर से बिल्कुल टच करके आपसे सवाल पूछेगा, आप ऑप्शन से भी देख करके लगा पाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट को समझना। ठीक, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया। पहला क्या है, प्योर, दूसरा डिपार्टमेंटल। प्योर में क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे सिमिलर एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे। अब यहाँ पे सपोज करिए कि एबीसी कोई कंपनी का नाम है, ठीक। अब एबीसी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जिसमें से कि आप पहले तो ये समझ लो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, इसके साथ में एचआर हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये तीन डिपार्टमेंट्स को लेके चलते हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी जो कि सिमिलरली एचआर डिपार्टमेंट में भी फॉलो होती होंगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी फॉलो होती होंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो एक्टिविटी आपकी इस वाले डिपार्टमेंट पे फॉलो हो रही है, सेम एक्टिविटी एचआर में और सेम एक्टिविटी दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में भी फॉलो होगी। तो सिमिलर एक्टिविटी जब परफॉर्म होती है किसी भी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर में। अच्छा, ये तो हमने एक हॉरिजॉन्टल वे में चीजों को पढ़ लिया। अब यही थोड़ा सा आप और डीप अंडरस्टैंड करिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी कोई कंपनी का टॉप मैनेजर बैठा हुआ है, इसके अंदर में इनके असिस्टेंट टॉप मैनेजर के बैठे हुए हैं, इसके अंदर में इनके सीनियर बैठे हुए हैं। अब इस लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होगी जिनको आप बोल सकते हो ना मिडिल लेवल। मिडिल लेवल हो गया, फिर आपका नीचे हो गए कौन, लो लेवल के। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो कि हर एक लेवल के पर्सन फॉलो करते होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एंटायर एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एक्टिविटीज, जो कि मैंने इसके पहले आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट हेड होगा और लाइन ऑफ अथॉरिटी को वो फॉलो करेंगे। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन का जो फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा। तो इस प्रकार के जो भी आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं वो हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ होते हैं। इसीलिए इसको स्केलर चेन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इट मींस दैट कम्युनिकेशन गोइंग अप एंड डाउन विल पास थ्रू द इमीडिएट सुपीरियर। दो चीज आपको समझ में आई क्या, एक तो प्योर लाइन में क्या हुआ, टॉप मैनेजर, उसके नीचे मिडिल मैनेजर, उसके नीचे आपके लो लेवल मैनेजर। कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी जो कि ये भी फॉलो करेंगे, जो कि ये भी फॉलो करेंगे, राइट, जो कि ये भी फॉलो करेंगे। ये हो गया प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सिमिलर एक्टिविटीज पर्टिकुलर लेवल पे परफॉर्म हो रही है। डिपार्टमेंटल थोड़ा सा अलग हो गया। डिपार्टमेंटल में हमने क्या पढ़ा, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। यहाँ एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फिनेंस हो गया, उसके बाद में आपके प्रोडक्शन हो गए, एंड सो, ठीक, मार्केटिंग हो गया, एंड सो, ठीक। अब ये सारे डिपार्टमेंट के एक एक हेड हो गए। अब इनके अंदर में भी बहुत सारे इंप्लॉइज होंगे जो कि एसोसिएट पर्सन होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे ये किनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, ये किनको फॉलो अप, इनका फॉलो अप कौन लेगा, ये एचआर पर्सन का हेड लेगा। ये डायरेक्टली अपने से दो स्टेप ऊपर या दो लेवल के ऊपर के पर्सन को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एचआर के जो सिर्फ उनके बिल्कुल सबसे जो इन्हीं के जो सबसे ऊपर होगा, इमीडिएट जो सुपीरियर होगा, उसको ये क्या करेंगे, अपने सारे इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे। और इनको भी इंफॉर्मेशन कौन देगा, जो कि इमीडिएट इनके ऊपर में होगा, यानी कि इनका सुपीरियर। इनको इंफॉर्मेशन इनको देने के लिए या इनसे काम कराने के लिए जो टॉप लेवल का पर्सन है वो नहीं आएगा, इमीडिएट सुपीरियर ही इनको इंफॉर्मेशन देंगे और ये भी रिपोर्टिंग अपनी इमीडिएट सुपीरियर को ही करेंगे। यहाँ पे क्या है, दो तीन चीजें हैं। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तीन चार अप्रोचेस पे बेसिस होती है। वो तीन चार अप्रोचेस क्या होते हैं, यहाँ पे आपने एक चीज समझा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल वर्टिकली फ्लो हो रहा है, यानी कि टॉप टू बॉटम हो रहा है एंड वाइस वर्सा, ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल रिलेशनशिप, क्योंकि लंबवत आ रही है बातें। डाउनवर्ड भी है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। ऑब्वियसली अगर एचआर डिपार्टमेंट का कोई इंप्लॉई है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा,
वो डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो अपने एचआर हेड को करेगा, यानी कि जो इमीडिएट सुपीरियर है उसको करेगा। इसीलिए क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी आपका इसी तरीके से फॉलो होगा, और इसीलिए इसको ऑटोक्रेटिक अप्रोच भी बोलते हैं, यानी कि निरंकुश। ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ी ऑटोनॉमी हो जाती है, यानी कि निरंकुशता हो जाती है, यहाँ पे हर एक पर्सन थोड़ा सा लिबरल हो जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, जो छोटे मोटे आपके व्यवसाय होते हैं उनके लिए ये वाला ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड ऑटोक्रेटिक अप्रोच के साथ में स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको आप एडवाइजर भी बोलते हो। तो लाइन आर द मैनेजर्स, एंड लाइन माने क्या हुआ, एक मैनेजर। फॉर एग्जांपल ये आपका एबीसी कंपनी है। अब इस कंपनी में 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, 4, ठीक। अब ये सारे हेड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सारे हेड्स हैं। अब इनके क्या होंगे, कुछ नीचे स्टाफ भी होंगे, वर्कर्स जो नीचे काम कर रहे हैं, राइट। अब स्टाफ कौन हुए, स्टाफ आर द स्पेशलिस्ट। ये जो स्टाफ वर्क करते हैं ये कौन है, ये स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने अपने फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के स्पेशल होल्डर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। ये क्या रेफर करता है, एक पैटर्न को रिफर करता है इन विच स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइज मैनेजर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टाफ होते हैं ना, वो मैनेजर्स को एडवाइस करते हैं कि आपको कौन कौन सी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, और ये जो एडवाइस है वो प्रोवाइड करी जाती है किसको, लाइन मैनेजर्स को। लाइन मैनेजर्स कौन हो गए, ये 1, 2 एंड 3, 4, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, ये सारे आपके क्या हो गए, लाइन मैनेजर्स हो गए। अब इनको एडवाइस देने के लिए एक स्पेशलिस्ट भी अपॉइंट किए जाते हैं, किनके द्वारा, बाय स्टाफ पर्सनल हु आर स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड्स। ये थोड़ा सा लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि आपके फॉर एग्जांपल 4 डिपार्टमेंट हो गए किसी कंपनी के, किसी कंपनी के 4 डिपार्टमेंट हो गए, और हर एक डिपार्टमेंट को एडवाइस करने के लिए हमने क्या किया, एक स्पेशलिस्ट एडवाइजर को भी अपॉइंट कर दिया गया। अभी हमेशा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में करना इसको पॉसिबल ज्यादा होता है। तीसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल का मतलब होता है क्रियान्वयन, समथिंग विच इज हैपनिंग इन द क्रिएटिविटी, क्रियान्वयन एक्टिविटी, सॉरी क्रियान्वयन, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज क्रिएटेड बाय, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हिंदी की भाव को समझिएगा। इट इज क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सिंपल है कि आपकी संस्था का, आपकी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर देना। अगर आपकी कंपनी में मार्केटिंग का काम ज्यादा है तो मार्केटिंग के हिसाब से आपने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, मार्केटिंग में ही आपने एसोसिएट मार्केट डाल दिया, प्रोग्राम मार्केटिंग डाल दिया, एसोसिएट प्रोग्राम मार्केटिंग डाल दिया। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है। ऐसा कोई हार्ड एंड कोर एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट करना ही है या फिनेंस मैनेजर को अपॉइंट करना ही है। अगर आपकी कंपनी स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस्ड है मार्केटिंग के ऊपर में, तो आप मार्केटिंग मैनेजर को आप यहाँ पे, या मार्केटिंग में ही 4-5 सेगमेंट्स को आप निकाल दीजिए। ये वाइडली यूज होता है मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे बड़ी संस्थानें होती हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से वो एक ही सेगमेंट में या एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे फर्दर डिपार्टमेंट्स को डाल देते हैं। ये कहां पे ज्यादा अच्छा बेटर तरीके से वर्क करेगा, जहां पे इट वर्क्स बेटर इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज वन मेजर प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट लाइंस। अब प्रोडक्ट लाइंस क्या हुआ, फॉर एग्जांपल पतंजलि एक प्रोडक्ट है, सॉरी पतंजलि एक कंपनी है, सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये ज्यादातर किसके ऊपर में बेस्ड है, मतलब दिस कंपनी इज बेस्ड ऑन प्योरली मार्केटिंग पे ये बेस्ड है। तो ये क्या कर सकते हैं कि मार्केटिंग के अपने अलग अलग सेगमेंट्स को बना सकते हैं। कैसे, अब देखो ये पतंजलि आटा भी डालते हैं, बनाते हैं, पतंजलि नूडल्स भी बनाते हैं, उसके बाद में ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, लाइक शैम्पू एंड ऑयल एंड एवरीथिंग। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो ये क्या है, इनका आटे के जो मार्केटिंग के तरीके होंगे वो डिफरेंट होंगे, नूडल्स के मार्केटिंग के तरीके जो डिफरेंट होंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के एंड सो सबके मार्केटिंग के जो इनके तरीके होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इनको ऐसा थोड़ी कि जो आटा को मार्केट करने के लिए सिस्टम को फॉलो करते हैं, सेम सिस्टम है नूडल्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या जो भी इनके दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए या उनको सेलिंग के लिए वो सेम चीज फॉलो करते होंगे। तो फंक्शनैलिटी के बेस पे डिपेंड्स कि इनका, अच्छा ये चीज
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर लार्ज या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के पैटर्न को या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, राइट। नेक्स्ट वन इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको हम प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है क्या, विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण मतलब यहाँ पे जो पावर होगा वो डिवाइड कर दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को हम डिवाइड करने की बात बोल रहे हैं। कैसे प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे, ग्रोथ थ्रू जियोग्राफिक एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब कोई कंपनी बड़ी है, राइट, बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली उनके अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होंगे, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज पे। हो सकता है कि किसी जियोग्राफिकल एरिया पे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है कि कम हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिसेंट्रलाइज कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने संस्था का क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। वहां पे जो भी आपका एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो होता है, या जो भी आपका इनफॉर्मल या फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन का या ऑर्डर या इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब तीन तरीके के डिवीजन, अच्छा डिवाइड भी हमने प्रॉफिट के आधार पे किया। जहां ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहां पे आप थोड़ा सा लीनियंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रख सकते हैं, राइट। जहां पे कम प्रॉफिट हो रहा है वहां पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को उसी के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। टोटली आपके हाथ में है, यानी आपके माने कंपनी के हाथ में है। अब यहाँ पे तीन तरीके के डिवीजन होते हैं। एक तो मतलब आप किसके आधार पे डिवीजन करेंगे, एक तो प्रोडक्ट के आधार पे। हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी में हो सकता है कि आपके खाने के प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिकते हो, उसके बाद में हो सकता है आपके महाराष्ट्र में दूसरे और प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिकते हो, एमपी में हो सकता है कि दूसरे अच्छे प्रोडक्ट बिकते हो। तो डिपेंड्स, हो सकता है कि यूपी में आपका क्लोथ का यानी कि टेक्सटाइल्स का काम बहुत अच्छा होता है, ठीक। महाराष्ट्र में हो सकता है कि एडिबल आइटम्स का यानी कि फूड का और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केटिंग होती हो। एमपी में फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक्सटाइल्स का काम बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट क्लोथ्स का ही पार्ट है। बट टेक्सटाइल्स के अलावा हम फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे आयरन का या काम बोल सकते हैं, स्टील का अच्छा यहाँ पे डिमांड हो सकता है, माइंस वगैरह क्योंकि एमपी में ज्यादा है। तो डिपेंड्स कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, डिपेंड्स की टेरिटरी क्या है, यानी कि प्रांत, प्रांत के आधार पे आप डिवीजन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के आधार पे आप डिवीजन कर सकते हैं। एसबीयू यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के हिसाब से कि कौन सी फैक्ट्री, अगर माइंस को लगाना एमपी में ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो वहां पे आप उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग होगा। यूपी में अगर फैक्ट्री लगाना क्लोथ्स की ज्यादा आसान है तो वहां पे उसका बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक। क्लोथ्स, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी जोग्राफिकल एरियाज को या मल्टी मल्टी जोग्राफिकल एरिया कंपनीज को उसके हिसाब से हमने डिवीजन कर दिया, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स वेरियस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ पे वो यूज कर रही है। ज्यादातर ये कहाँ पे सुटेबल है, ज्यादातर इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो वहां पे सुटेबल होता है जो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के या वेराइटी तरीके के सेवरल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हो। यानी कि उनके जैसे कि रिलायंस, रिलायंस का पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस के टेक्सटाइल्स भी है, रिलायंस की क्लोथिंग भी होती है, रिलायंस के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में भी है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है ज्यादा मार्केट की रीच कहाँ है, उसके हिसाब से वो अपनी कंपनी का जो स्ट्रक्चर होगा या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा उसको फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं। और हर एक कंपनी का जो फीचर है वो बिल्कुल अलग है। तो देखेंगे वो कि हाई कवरेज कहाँ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का उनका जो कवरेज है वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है तो वो उसको वहां पे उस हिसाब से सेगमेंट को डिवाइड करेंगे। ये काफी कॉस्टली भी होता है, इसलिए जो डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही ज्यादातर इसको करती है। इसीलिए यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है कि इट इज सुटेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग सेवरल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आपके सेवरल वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए विद ईच प्रोडक्ट हैविंग डिस्टिंक्ट फीचर। हर एक प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल पेट्रोल, मैंने यहाँ पे जियो का एग्जांपल लिया, मतलब रिलायंस का एग्जांपल लिया। रिलायंस का क्या है, पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस के क्लोथिंग फैक्ट्रीज भी हैं, टेक्सटाइल्स में भी वो है, देन आपके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स यानी कि आपके सिम कार्ड्स को भी वो बेचता है, एंड देन आपके फोन की भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, एंड सो देयर आर एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। टाटा का उठा लीजिए, टाटा क्या करते हैं, टाटा आपके गाड़ी भी बनाते हैं, टाटा नमक भी है, फिर टाटा टी भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि टाटा जो है कंपनी, टाटा कंपनी के लोग सिर्फ सोचते हैं कि गाड़ियां ही होती है, लेकिन नहीं, टाटा कंपनी का यहाँ पे सॉल्ट भी आता है, जो आपने टाटा नमक देखा होगा, ये भी एक्चुअली टाटा कंपनी का ही एक प्रोडक्ट लाइन है। उसके बाद में जो टाटा टी है ये भी आपका टाटा का ही है। तो ये देखेंगे कि किस ज्योग्राफिकल एरिया में सॉल्ट का कंजम्पशन ज्यादा है, कहाँ पे टी का। अभी से टी के लिए हम जानते हैं कि आसाम बहुत फेमस है, तो ये आसाम में सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग या सॉल्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि वहां पे
टी की उपज बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से डिपेंडिंग कवरेज और वाइड ज्योग्राफिकल एरिया को देख करके आप डिसाइड करते हो, ये काफी कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ के लिए सुटेबल है? फॉर टेकिंग स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोडक्ट्स। ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब हमें करने होते हैं तो इस प्रकार के हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट बेसिस में डिवाइड करते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, ताकि हम सेपरेट कर सके, सो दैट अ सेपरेट डिवीजन कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच प्रोडक्ट। एक बात समझ में आई? टेकिंग स्मॉल नंबर, छोटे छोटे स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर प्रोडक्ट्स, मतलब बड़े प्रोजेक्ट हो बट छोटे छोटे नंबर्स में हो, जो लंबे समय तक जिन पे हमें काम करना हो, उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करते हैं। बेसिकली प्योर बेस्ड होता है आपके प्रोजेक्ट पे, जो प्रोजेक्ट आपको लंबे समय तक करना है उसके आधार पे आप वहां के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तय करते हो। इट इज क्रिएटेड फॉर लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट, जब तक उस प्रोजेक्ट का टेन्योर होगा, लेट्स से 10 ईयर्स का होगा, 10 ईयर्स का होगा, तो उसके हिसाब से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिजाइन कर दिया। जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो कोई फिर मतलब नहीं रह गया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेंडर लिया 10 साल का या 20 साल का, कोई टेंडर लिया रोड बनाने का या कुछ भी, ठीक, तो उस रोड बनाने के टेंडर में बहुत सारे आपके प्रोडक्ट लाइंस होंगे, मतलब बहुत सारे आपके लेवल ऑफ अथॉरिटीज होंगे, बहुत सारे लेवल्स होंगे। यहाँ पे जो प्योरली काम करने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या अगर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी है, वहां का जो काम करने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो 20 साल फॉर एग्जाम्पल हमने रोड बनाने का टेंडर लिया, रोड बनने का हमारा टेंडर कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद में हमारा जो भी डिवीजन है, जो भी काम करने का तरीका है, वो टोटली डिसअपियर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। जो भी आपका प्रोजेक्ट है 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, उसके आधार पे आपने अपनी संस्था का ढांचा तैयार किया। छठा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। मैट्रिक्स का मतलब भी समझ में आ गया, यहाँ पे क्रिस क्रॉस चीजें हो रही हैं। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का वॉल्यूशन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया कि कमांड को देने वाला यानी कि डायरेक्शन को देने वाला क्या है, एक पर्सन है, और सभी लोग यूनाइटेड वे में यहाँ पे काम करते हैं। ठीक, ये तो हुआ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड देने वाला कोई एक पर्सन है और सभी में आपस में यूनिटी है। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इसी का वॉयलेशन होता है, नहीं कि खंडन होता है। क्यों? ज्यादातर इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहाँ के लिए सुटेबल होता है? टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स कैन बी अकम्प्लिश थ्रू टेम्पररी डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को अपनी कंड्यूसिवनेस के साथ में, अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे जैसे टास्क पूरा होता जाता है वैसे वैसे हमारे स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होते चले जाते हैं। इट इज अ रियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? इमेनेट करते हैं। क्या? 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। प्योर बेस्ड होता है आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि जो आपने पीछे मैंने आपको दिखाया फंक्शनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स क्या आपके कंपनी का क्या फंक्शन है वो, और प्लस डिपेंड्स कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। उन दोनों ही स्ट्रक्चर को जब आप मर्ज कर दें, मतलब उन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को आप मर्ज कर दें, हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट 10 ईयर्स का है, ये 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के साथ में आपने मल्टीपल तरीके के आपके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के फंक्शनिंग वाले आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो इन दो अलग अलग चीज को, यानी कि प्रोजेक्ट को प्लस यहाँ पे आपने फंक्शनिंग के आधार पर इन दोनों को क्लब कर दिया, तो ये आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के दो दो बॉसेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी अलग होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर भी दो दो होंगे, और बिल्कुल एक आंतरिक इन्वायरमेंट रिलेटेड पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन और बाकी सारी चीजों को पास ऑन किया जाएगा। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहाँ पे अप्लाइड होगा, कहाँ कहाँ पे चीजें हो सकती हैं? जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कोई कंपनी है जो सामान को बनाती है या सर्विस को प्रोवाइड करती है, या कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई या कोई आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऑब्वियसली जब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे और दो दो बॉसेस होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है पावर का। मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई ये समझ सकता है कि मेरे पास ज्यादा पावर है और दूसरा ये समझ सकता है कि मुझे कम पावर दी गई हुई है। तो यहाँ पे पावर्स के लिए, पावर्स का जो डिवीजन है, जो कंट्रोल है लोगों के ऊपर में, या काम कराने का कंट्रोल या डिसीजंस को लेने का कंट्रोल, वो यहाँ पे डिवाइड हो सकता है और इसकी वजह से थोड़े से बॉसेस के बीच में स्ट्रगल भी आ सकते हैं। डेवलप एनार्की, पीपल हैविंग वर्क अंडर मल्टीपल कमांड, यानी कि यहां पर अराजकता या थोड़ा सा कियोस हो सकता है। एनार्की का मतलब क्या हुआ? एनार्की का मतलब हुआ कियोस, या हिंदी में बोले तो अराजकता, यानी कि थोड़ा सा डिसऑर्डर हो सकता है यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि वॉयलेट हो रहा है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, सी कंपनी है, अब इनके दो बॉस हैं। अब जब दो बॉस हैं, सी कंपनी है, इनके दो बॉस हो गए। अब ये दो बॉस मिल करके किनको ऑर्डर देंगे? ये 3 4 5 6 लोगों को ऑर्डर देंगे। अब हो सकता है कि जो 3 लोग हैं वो एक ही बात को मान रहे हैं,
दो लोग जो है वो बी की बात को मान रहे हैं, तो ए को क्या लगेगा कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको दो लोग यहाँ पे अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो तीन लोग हैं यहाँ पर, इनके बीच में भी आपस में स्ट्रगल होगा, मतलब ये जो तीन पर्सन है इनके बीच में भी आपस में स्ट्रगल होगा, और जब ये स्ट्रगल होगा तो ये दोनों भी आपस में फील करेंगे कि भाई मेरी बात को माना, उनकी बात को नहीं माना। तो ये एक तरीके का इंटरनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकता है आपकी कंपनी के अंतर्गत में, जहां पे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। बट ये ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज में या जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, बड़े हब्स होते हैं, वहां पे इसको फॉलो करते हैं। सेवेंथ है आपका टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली यानी कि टीम के आधार पर आपने अपनी संस्था का स्ट्रक्चर तैयार किया। टीम क्या होती है? टीम मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, एक ऐसा लोगों का समूह जहां पे थोड़े थोड़े लोग हैं जिनको थोड़े थोड़े अलग अलग प्रकार के स्किल्स हैं, सबके परफॉर्मेंस के आधार पे, गोल्स के आधार पर और एक कॉमन पर्पस के आधार पे सबको मिला करके एक टीम को तैयार किया जाता है। अब क्या क्या स्किल्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है, मतलब जब एक व्यक्ति कोई टीम को बनाता है तो क्या क्या चीजों को या क्या क्या स्किल्स को, क्या क्या पॉइंट्स को वो अपने माइंड में रख करके टीम को बनाता है। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि टेक्निकल स्किल किसके अंदर में ज्यादा है, कितने पर्सन हैं जो कि फंक्शनल स्किल्स को, मतलब काम को कितना अच्छी तरीके से, स्मूथली तरीके से करा सकते हैं, उसके बेसिस पे वो देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितने एम्प्लॉयज हैं। या फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमने एक टीम बनाई, ए नाम की एक टीम बनाई, जिसमें हमने एक दो तीन और ये चार और पांच लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई। तो इस टीम में मैं अलग अलग तरीके के लोगों को डालूंगी। पहला तो एक मैं ये मान सकती हूँ कि टेक्निकल, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे उस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। मेरा एक ऑब्जेक्टिव तय कर लिया मैंने, उस ऑब्जेक्टिव के को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए मैं देखूंगी कि किनको किनको अपने अंदर में मैं इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। तो एक तो टेक्निकल हो गया पर्सन, दूसरे फंक्शनल पर्सन को कौन मेरा काम आसान तरीके से करा सकता है, तीसरा हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई, स्टॉक की शॉर्टेज हो गई या मार्केट में एग्जैक्टली बहुत ही इमीडिएट तरीके से हमारे स्टॉक की डिमांड ज्यादा बढ़ गई या डिमांड कम हो गई, तो इस प्रकार की जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़िया होनी चाहिए। तो मैंने उनको अपॉइंट कर लिया। इसके बाद में आपस में इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी पारस्परिक अगर आपस में क्लैशेस होते हैं इनके बीच में, तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पे मैं लेना प्रेफर करूंगी जो कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चीजों को मैनेज कर लें। तो ये तीन चार स्किल्स हो सकते हैं बेसिकली टीम ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। इनके अलावा भी और चार पांच और भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टीम वर्क इसेंशियली एक तरीके का माइंडसेट होता है, जिसको एक तरीके का मेंटल रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जहां से जो कि इंडिविजुअल ओरिएंटेशन से आता है और कलेक्टिव ओरिएंटेशन इसमें होता है। सभी इंडिविजुअल का आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ताकि हम एक जो गोल है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है, सभी लोग ज्वाइंट तरीके से काम कर सके। बेसिकली यहाँ पे एक फीलिंग का होना हर एक इंडिविजुअल के मन में, टीम मेंबर की जो एक फीलिंग होती है, जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं उस डायरेक्शन पे हमें काम करना है। तो रिवॉर्ड भी हमारा यहाँ पे डिवाइड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा डिवाइड होगी। अगर टीम अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो हमें क्रेडिट भी सभी को देना पड़ेगा, अगर टीम हमारा गड़बड़ परफॉर्म करती है तो उसके जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसे भी टीम मेंबर को प्रिपेयर होना होगा मेंटली लेने के लिए। यही है आपका टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि हमने तीन चार टीम्स बना दी, उन तीन चार टीम्स को हमने काम दे दिया, हर एक टीम में हमने अलग अलग तरीके के स्किल्स वाले पर्सन को अपॉइंट किया और अपना स्ट्रक्चर तैयार किया और हम अपना काम करा रहे हैं। तो ये हुआ आपका क्या बेसिक आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर में जब हम टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे चार तरीके की टीम्स आती हैं, जैसे कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम हमने बना दी। अब रिलायंस कंपनी है, ठीक, अब रिलायंस कंपनी में फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे ना, तो एक फाइनेंस टीम होगी, जो कि आप जब लोग पेमेंट करते होगे, जब आप लोग रिचार्ज करते होगे, तो फाइनेंस टीम सारा इसको हैंडल करती होगी। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गए या सिम कार्ड्स हो गए, इसको प्रमोट करने के लिए इनकी मार्केटिंग की टीम होगी, ठीक। अब कस्टमर के जो फीडबैक आते होंगे कि इनका प्रोडक्ट अच्छा है नहीं अच्छा है, सर्विसेज कैसी है, इसको देखने के लिए इन्होंने क्या रखा होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम रखा होगा या फीडबैक टीम रखा होगा, जो कि कस्टमर के फीडबैक्स को लेती होगी और उसको एड्रेस करती होगी। अलग अलग तरीके की और भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं या टीम हो सकती है। तो यही है यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीम में। तो क्रॉस फंक्शनल टीम हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट टीम हो गया, वर्चुअल टीम हो गया जो कि फेस टू फेस नहीं होती है, कम्युनिकेशन। आज तो आपने देखा होगा कि सीरी चली हुई है या बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं,
ऑनलाइन चैट फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है कि आप क्या करेंगे, अपने जो भी क्वेरीज हैं उनको आप पोस्ट करेंगे, जो भी एसोसिएट पर्सन या जो आपके सेल्स अकाउंट होंगे या जो भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो आपको आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का बिल्कुल लाइव चैट सपोर्ट की तरह वो आपको आंसर करते हैं। वो होते हैं वर्चुअल टीम्स। ठीक, तो ये कुछ आपके टाइप्स ऑफ टीम हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और संस्था है वो औपचारिक है या अनौपचारिक है। अब ये दोनों क्या है? औपचारिक का मतलब क्या हुआ? औपचारिक, औपचारिक का मतलब जहां पे कुछ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए जाते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जहां पे फॉलो किया जाता हो। तो सबसे पहला जो इसका फीचर हुआ या विशेषताएं हुई या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ वो हुआ स्ट्रक्चर्ड। तो जो आपका औपचारिक संस्था होगा वो बिल्कुल ढांचागत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड होगा। दूसरा हुआ कि डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, जहां पे टॉप मैनेजमेंट होंगे, मिडिल मैनेजमेंट होंगे और उसके बाद में आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट होंगे, और इसी के साथ में कुछ और भी अगर लेवल रखना होगा तो वो वहां के जो कंपनी का बॉस होगा या जो डायरेक्टर होगा वो डिसाइड करेगा। तीसरा हुआ क्या कि कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब। अब यहाँ पे हर एक लेवल का जो भी पर्सन होंगे या जो भी डिपार्टमेंट हेड होंगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, तो उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा और ये काफी ऑफिशियल भी होगा। यानी यहाँ पे जो भी रूल्स होंगे, जो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से ईमेल्स के थ्रू, नोटिस के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे ज्यादातर जो फोकस होगा वो पोजीशन के ऊपर में होगा और जो पावर होगा वो सेंट्रलाइज होगा, यानी कि यहाँ पे हर एक पर्सन को, हर एक डिपार्टमेंट को उतनी ही यहाँ पे पावर दी जाएगी जितनी की आवश्यकता हो। सेंट्रलाइज चीजें होंगी, मतलब कि चीजों को, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को, पॉलिसीज को, या कैसे रिक्रूटमेंट करना है या क्या एक ऑफिशियल फ्लो होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, इसको पूरा मैनेज करने का जो तरीका है वो किसके हाथ में होगा? वो सिर्फ और सिर्फ वहां का जो डॉप होगा या जो हेड होगा उसके हाथ में होगा। पावर बेसिकली सेंट्रलाइज होगी, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी। इसी के जस्ट अपोजिट होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने क्या बोला? अनौपचारिक, अनौपचारिक संस्था। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। यहाँ पे इसको इनफॉर्मल ग्रुप भी बोल सकते हैं या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मिडिल एंड लो लेवल मैनेजमेंट होंगे। ये ज्यादातर रिलेशनशिप पे मतलब फोकस होंगे, इनका कॉन्सेंट्रेशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कस्टमर्स के साथ में या सुपीरियर्स के साथ में, सबऑर्डिनेट्स के साथ में रिलेशनशिप को बिल्डअप करें। यहाँ पे जो मेंबरशिप होगी वो बिल्कुल वॉलंटरी होगी, यानी कि आपकी स्व इच्छा पे होगी। अ पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ अ सेवरल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम। ठीक, एक पर्सन को यहाँ पे सहूलियत होगा या बोल सकते हो रिलैक्सेशन होगा, वॉलंटरली वो एक ही टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर बन सकता है। बिल्कुल नॉन ऑफिशियल होगा। यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है पर्सन के ऊपर में बजाय पोजीशन के ऊपर में, यानी कि अगर कोई बॉस है, ये डिपार्टमेंट हेड है, तो उसके ऊपर फोकस ना करके हमने पर्संस के ऊपर में फोकस कर दिया। यहाँ पे पावर बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होगी, यानी विकेंद्रीकरण होगा यहाँ पे पावर का। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सिलेबस में वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण करने की अवधि की बात बोली जा रही है कि यहाँ पे जो भी कंट्रोल होगा, कंट्रोल यानी कि पावर का कंट्रोल, यहाँ पे फंक्शंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ड्यूटीज का, सबऑर्डिनेट्स का और इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का, वर्क को किस तरह से कराना है और प्लानिंग कैसे करनी है, पॉलिसी का क्या फ्रेमवर्क होगा, इन सब की अवधि क्या होनी चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? इट मींस नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स व्हिच शुड बी पुट अंडर वन सुपीरियर, मतलब कि ये तय करना कि एक सुपीरियर के अंतर्गत में कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब प्रोडक्शन, एक कंपनी है, ए कंपनी, अब इस ए कंपनी के अंतर्गत में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक, अब इन डिपार्टमेंट के अंदर में कितने पर्सन अपॉइंट करने हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर में कितने सारे सबऑर्डिनेट्स को यहां पर हमें अपॉइंट करना है और उनके सुपीरियर कितने होने वाले हैं। यानी कि एचआर अगर डिपार्टमेंट है तो एचआर डिपार्टमेंट को डील करने के लिए या हैंडल करने के लिए क्या 2 एचआर मैनेजर्स की आवश्यकता है या एक से काम चल जाएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल को मतलब स्पैन का मतलब क्या हुआ? अवधि, अवधि, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। तो जो नियंत्रण की अवधि है उसको आप तय करते हो। ठीक, और इट रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली बाय सुपीरियर। अब हो सकता है कि एचआर जो डिपार्टमेंट है या जो मैनेजर्स हैं, 2 लोग मिलकर के
अगर 20 लोगों को या 20 सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर एक पर्सन ही मतलब एक मैनेजर ही मिलकर के 20 लोगों को मैनेज कर सकता है तो देखना पड़ेगा कि आपकी यहाँ पे इफेक्टिबिलिटी कहाँ पे अच्छी होगी, कितना अच्छे इफेक्टिव तरीके से आप अपने सुपरविजन से अपना काम आप कितना बेहतर ढंग से करा सकते हो। दो लोग मिलकर 20 लोगों से करा सकते हैं या एक व्यक्ति ही काफी है 20 लोगों से काम कराने के लिए। तो इसको तय करना कि आपके नीचे कितने लोगों को यहाँ पे एलोकेट करना है और उनसे कितने लोगों से आप बेहतर ढंग से काम करा सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड स्पैन ऑफ सुपरविजन, यानी कि जो सुपरवाइजर है या जो मैनेजर है वो कितने लोगों को अपने नीचे यहाँ पे अच्छी तरीके से एलोकेट कर सकता है या डेलीगेट कर सकता है। फिर इसमें आगे क्या है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू अ सुपीरियर इज फिक्स्ड। ऑब्वियसली अगर एचआर डिपार्टमेंट है और इनके अंदर में यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लोग हैं तो इन पांचों लोगों को एचआर जो आपके मैनेजर्स हैं या जो सुपरवाइजर है उसको सबको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल फिक्स्ड है, हमने डिसाइड कर लिया कि एक पर्सन यहाँ पे 5 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, 5 लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये बियर कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, उनसे वो काम करा सकता है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स के आधार पर ये तय किया जाता है कि आपके अंडर में कितने लोगों को रखे जाएंगे। तो क्या वो फैक्टर्स हैं? सबसे पहले की कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर, मेरी कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं एक साथ 20 लोगों को डील कर सकती हूँ तो मैं अपने अंदर एक साथ 20 लोगों को रखूंगी। ये टोटली मेरी कैपेसिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा दूसरा काउंटर पर्सन है या दूसरा डिपार्टमेंट का पर्सन है, वो एक साथ 5 लोगों को ही हैंडल कर सकता है, तो वो उनकी अपनी कैपेसिटी है। पहला बात तो कैपेसिटी का हो गया। दूसरा बात हुआ कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हो सकता है कि मेरे अंडर जो इंप्लॉइज हैं 20 की 20 वो सभी स्किलफुल हैं, सभी कैलिबर वाले हैं, मैंने जो उनको काम बोला वो काम उन्होंने बहुत इजीली तरीके से कर लिया। और जो मेरे पीयर्स हैं या जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर में 5 लोग को रखना पड़ा, है ना, क्योंकि वो उस तरीके से जो काम है बेहतर ढंग से करा पा रहे हैं या बेहतर ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि सबऑर्डिनेट की कैपेसिटी क्या है। ठीक, उसके बाद में नेचर ऑफ वर्क, जो काम मैं कराना चाहती हूँ उसकी प्रकृति क्या है। ऑब्वियसली अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट की हूँ तो मुझे रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, मतलब लोगों को कंपनी के अंदर में मुझे सिलेक्शन का प्रोसेस करना होगा, मुझे छटनी का प्रोसेस करना होगा, रिट्रेंचमेंट करना होगा। ये सारे प्रोसेस किसके होते हैं? एचआर मैनेजर के होते हैं। तो डिपेंड्स कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर का जो विकेंद्रीकरण है उसको भी ध्यान में रख के करना होगा। ठीक, हो सकता है कि मैं जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ तो मेरा मेरा डिपार्टमेंट पे सबऑर्डिनेट्स को या जो मेरे अंदर में लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा पावर नहीं दिया जाना चाहिए, सारा पावर मेरे हाथ में होना चाहिए। तो उस हिसाब से उस डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिसाइड करेंगे। डिग्री ऑफ प्लानिंग के हिसाब से होगा। कुछ कम्युनिकेशन टेक्निक होगी उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। स्टाफ असिस्टेंस एंड सुपरविजन फ्रॉम अदर्स, कुछ आपके 7 8 पॉइंट्स हैं, मोटा मोटी इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स, कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नेचर ऑफ वर्क्स एंड डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिग्री ऑफ प्लानिंग के आधार पर, कम्युनिकेशन के आधार पर और स्टाफ असिस्टेंस के आधार पर और सुपरविजन के आधार पर हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिसाइड कर दिया। एक पर्सन के अंतर्गत में कितने नंबर्स ऑफ पीपल होने चाहिए काम कराने के लिए, और वो नंबर ऑफ पीपल की कैपेसिटी क्या है प्लस मेरी कैपेसिटी क्या है प्लस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को यहाँ पे हम तय करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो वाइड भी हो सकता है और नैरो भी हो सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो वाइड कह लो, फ्लैट कह लो या हॉरिजॉन्टल कह लो, ये सब एक ही है। अब इसमें कई सारे अप्रोचेस हैं, जैसे कि एक तो मॉडर्न अप्रोच है, दूसरा कॉज फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, तीसरा सुपरवाइजरी पर्सोनल इज रिक्वायर्ड वेरी लेस, ठीक है, तीसरा है, चौथा है डिसेंट्रलाइजेशन, फिर है डेमोक्रेटिक स्टाइल्स, एम्प्लॉय सेंटर, फिर है आपका नैरो या टॉल वर्टिकल। इसमें क्या है? पहला क्लासिकल अप्रोच, दूसरा है कॉजेस टॉल और वर्टिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल का जस्ट अपोजिट है ये, तीसरा है मोर सुपरवाइजरी पर्सनल रिक्वायरमेंट, देन फोर्थ वन इज सेंट्रलाइजेशन, फिफ्थ वन इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल एंड सिक्स्थ वन इज बॉस सेंटर्ड। ठीक, तो ये आपके नैरो हो गए। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आपका टॉपिक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का है, एक टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक है आपका मोटिवेशन एंड लीडरशिप कंसेप्ट्स एंड थियरीज, इसके पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3, और चौथा है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स।
उसके बाद में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सोशल मीडिया हैंडल जहां भी इच्छा हो फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का ये लिंक इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी और प्रीवियस वाली पीडीएफ भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ था। और पैशनेट बनी, मोटिवेशन आप सभी के अंदर में भर भर के होना चाहिए। और पेपर 1 की यहाँ पे कंप्लीट क्लास चल रही है बिल्कुल फ्री में, जैसे भी कॉमर्स क्लास आपने पूरी फ्री में ली उसी तरीके से प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये प्लेलिस्ट मिलेगी एनटी यूजीसी नेट 2022 पेपर 1 न्यू बैच की। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको सीक्वेंस से सारी क्लासेस मिल जाएंगी पेपर 1 की 10 की 10 यूनिट्स की। यहाँ पे मैंने क्या क्या कंप्लीट कर दिया है, कम्युनिकेशन हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है, देन आपका हायर एजुकेशन हो चुका है, कुछ आपके 5-6 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है, और अभी आपका आईसीटी शुरू हुआ है रिसेंटली। उसके बाद में आपके कुछ 2-3 यूनिट्स और बचेंगी, फिर हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है ये सारे यूनिट्स हम लोग यहाँ पे क्या क्या कवर कर चुके हैं, एक बार मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ। और हमारी क्लास रोज शाम 9 बजे चलती है शार्प पेपर 1 की, और 10:15 PM पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। कॉमर्स की क्लास वीकली में थ्राइस डे लूंगी, ऐसा मैं प्लान कर रही हूँ। देखती हूँ कि अगर मैं रेगुलरली लगा सकूं तो बढ़िया रहेगा। मैं आप लोगों को जैसा भी होगा टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पीछे जा रही हूँ और आप लोगों को ये सिलेबस दिखा। देखो आपका सिलेबस यही था, पॉइंट नंबर 1 हमने कर लिया आज, पॉइंट नंबर 2 भी कर लिया, पॉइंट नंबर 1 तो पहले हो चुका था, 2 और 3 को पढ़ा, 2 3 और ये 4 को पढ़ा। स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली 4 पॉइंट था, टोटल 7 पॉइंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट होगा आपका 4 5 और 6। तो 5 को थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो आपका 1 2 3 3 क्लास में आपका बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखेंगे हम लोग, राइट। और यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे आकर के मैं आप लोगों को वो टाइम टेबल दिखा रही थी। पेपर 1 का, एक्चुअली पेपर 2 का तो आपको पता ही है, बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के बाद में हम लोग बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शुरू करेंगे। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक क्लास मैंने बीएम और एचआरएम की कराई है। मैं देखूंगी कि बीएम और एचआरएम की अगर मैं यहीं पे करा दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। अच्छा, पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या करा दिया हुआ है। कम्युनिकेशन हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पर, रिसर्च एप्टीट्यूड हो चुका है, और हायर एजुकेशन हो चुका है। ये 3 यूनिट्स ऑलरेडी हो चुकी है। इसके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड भी हो चुका है, पॉइंट नंबर 1। तो 1 2 3 4 यूनिट पेपर 1 की हो चुकी है कंप्लीट, डिटेल स्ट्रक्चर्ड वाइज यूनिट वाइज एमसीक्यूज के साथ में मैंने इसको कवर करा है, जरूर से देखिएगा। आईसीटी हमारा चल रहा है, आईसीटी के बाद हम लोग पीडी शुरू करेंगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग आरसी की एक क्लास होगी, तो बहुत जरा ये लेंदी नहीं है। तो हमने ऑलरेडी 3 मतलब 10 में से आपकी 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 6 यूनिट इसमें और बची हुई है। हालांकि अनअकैडमी पे सब हो चुका है, अनअकैडमी पे ये सारी यूनिट्स हो चुकी हैं, आईसीटी हो चुकी है, पीडी हो चुकी है, इंडियन लॉजिक हो चुकी है, आरसी हो चुका है, ये 5 के 5 हो चुकी है। बट अगर आपको लाइव क्लास देखना है तो आप 9 PM पे आप जुड़ सकते हैं, क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। अगर सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।